जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानियां। मित्रों, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब आगे भाग 23। मुझे नहीं पता है पर लगता है शायद सविता की बेटी है। उन्होंने बताया नहीं पर इतना पता चल गया है कि वह उन दोनों की बेटी नहीं है, इसीलिए उसे उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसकी बेटी है क्या है ये सब तो सिर्फ रमा आंटी और करण जानते हैं और वही बताएंगे। आंटी ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि जानू उनकी और रविंद्र की बेटी नहीं है। रमा आंटी और जानू की दादी आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, सारा सच वही बताएंगे। प्लीज पापा, अर्जुन को रोक लीजिए कि वह जाह्नवी को ना मारे। अभिमान की जान है जानू, और अगर जानू को कुछ हुआ तो अभिमान को भी खो देंगे हम। अर्जुन यहाँ से जाह्नवी को ढूंढने और उसकी जान लेने के लिए निकल गया है। हिना बोली और उसी के साथ कॉल कट हो गया। देखा तुम्हारी जिद ने क्या कर डाला अंबिका। अब तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर जानू की मौत हुई और मेरे बेटे को कोई भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी सूरत भी नहीं देखूंगा। वैसे भी आज तुमसे मुझे नफरत हो रही है। ये सच है अंबिका, तुमको मैं जितना प्यार करता था उतनी ही नफरत हो रही है मुझे। तुमने बचपन से मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया इसी बदले के लिए, और अब मेरे बेटे की जिंदगी से उसका प्यार छीनने जा रही थी। तुम जानो तुम क्या करोगी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर जाह्नवी को कुछ हुआ और मेरा मुन्ना तकलीफ में आया तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी आज खत्म हो जाएगा। वैभव बोले। अंबिका का चेहरा लाल पड़ गया था, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। उसका सारा किया कराया इस तरह एकदम से गलत हो जाएगा उसने सोचा न था। उसे आज इस बात की तकलीफ नहीं थी कि वह बदला नहीं ले पाए, बल्कि इस बात की तकलीफ ज्यादा हो रही थी कि उसने इस बदले में उन दो इंसानों को मोहरा बना दिया जिनकी कोई गलती नहीं थी। तारांकन 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 तारांकन। हमसे गलती हो गई बहू जी। मुझे इस बात का शक पहले ही हो रहा था, तभी मैंने हिना को उन पर नजर रखने और पता करने के लिए कहा था, क्योंकि जाह्नवी की सूरत बिल्कुल सविता और कविता जैसी है। आपने उन्हें नहीं देखा पर मैं सुजॉय के साथ रहता था इसलिए जानता हूं। तेजा ने कहा तो अंबिका ने भरी आंखों से उसे देखा। तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताया तेजा? अब मैं क्या करूं? और हमें यह नहीं पता था कि जाह्नवी रविंद्र और रमा की बेटी नहीं है, और अगर वह रविंद्र की बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है, क्योंकि कविता और सविता तो सालों पहले ही खत्म हो चुके हैं। अंबिका हैरान थी। वह सविता की बेटी है अंबिका वाजपेयी। और तभी दरवाजे पर से आवाज आई तो सबने देखा। दरवाजे पर अम्मा और रमा खड़े हुए थे। तुम अपने बदले की आग में इतनी अंधी हो गई कि तुमने ना ही खुद के बेटे को देखा और ना ही हमारी बच्ची का भोलापन। आज तुम में और रविंद्र पटेल में क्या फर्क है? उसने सालों पहले जो किया था सालों बाद तुम भी वही तो कर रही हो। रमा गुस्से से अंबिका को देखते हुए बोली। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हर जगह हर इंसान यही जानता है कि जाह्नवी तुम्हारी और रविंद्र की औलाद है, और कविता और सविता तो सालों पहले खत्म हो चुकी हैं और उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अंबिका ने दुखी होकर कहा। जरूरी तो नहीं जो दिखे वही सच हो। तुम्हारे बेटे अभिमान के बारे में भी तो कोई कुछ नहीं जानता था ना, पर वह आया ना सामने। जिस तरह से तुमने अभिमान को छिपाया बदले के लिए, मैंने सविता को छिपाया उसकी जिंदगी बचाने के लिए। जिस तरीके से तुम्हारे अभिमान को तुम्हारे घर की दाई माँ ने पाला, ठीक उसी तरीके से जाह्नवी को मैंने करण ने और अम्मा ने पाला पोसा है, अपनाया है और पटेल को बताया कि सविता मर गई। उसे हमने पाला है, पर वह हमारा खून नहीं है, वह रविंद्र पटेल की बहन सविता की बेटी है। रमा ने जैसे ही कहा तेजा के कदम लड़खड़ा गए और अंबिका शून्य हो गई। सविता और जाह्नवी तो खुद शिकार है उस हादसे के जो सालों पहले हुआ था। उस हादसे में जानू ने अपनी माँ को खोया और उसकी माँ ने अपने पति और अपनी पहचान को। उसी को तुमने चुन लिया बदले के लिए। रमा दुखी हो गई। अगर वह सविता की बेटी है तो फिर उसका बाप। कहते कहते तेजा की जुबान भी साथ छोड़ गई। था एक धोखेबाज। सविता से शादी की थी और वह बेचारी 2 महीने की गर्भवती मंदिर में उसका इंतजार करती रही, पर वह भगोड़ा नहीं आया। खुद को तेजस बताता था, शक्ति ऊर्जा और पौरुष होता है तेजस, पर अमावस की रात निकला। एक डरपोक नपुंसक वीरों वाला एक भी गुण नहीं था उसमें। जब पटेल ने सविता की जान लेनी चाहिए तब वो सामने न आया। मेरी सविता अनजानों के घर रही, उसका इंतजार करती रही और वह कभी लौटकर ही नहीं आया। रमा ने गहरी नजर तेजा पर डाली। तेजा की आंखें भर आई। सुना है आपका नाम भी तेजस है? तेजस वर्मा उर्फ तेजा, सविता के भगोड़े पति और जाह्नवी के बाप। रमा ने गुस्से से कहा तो सबने तेजा की तरफ देखा। तभी कांत के साथ सविता घर के अंदर दाखिल हुई। तेजा को देखते ही सविता की आंखें भर आए और शरीर कांप गया। वर्मा साहब, सविता,
के मुंह से निकला और उसके कदम लड़खड़ा गए। तेजा ने दौड़कर उसे थाम लिया। सविता। तेजा की आवाज रुंध गई। सविता रोने लगी। आप क्यों नहीं आए उस दिन? मैंने आपका इतनी देर तक इंतजार किया। दिमाग ब कहता था कि आपने धोखा दिया, भूल गए मुझे, पर दिल आज तक आश लगाए हुए था। इसीलिए जिंदा थी मैं कि आप आओगो, कभी तो आओगो। सविता बिखर गई। मैं मजबूर था, तेजा बोला। मैं मजबूर था, तेजा बोला। आपकी एक गलती, एक मजबूरी के कारण आज हमारी बेटी की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है। जानते हो आप, आपका बेटा अर्जुन हमारी बेटी की जान लेना चाहता है। मेरी और आपकी बेटी की जान लेना चाहता है। वो अपनी खुद की बहन को मारना चाहता है। ऐसा आपने कैसे होने दिया? आपने। आप एक अच्छे पति बने और न अच्छे पिता। सविता बोली और उसी के साथ बेहोश हो गई। सारे लोग शॉक्ड होकर उन्हें देख रहे थे। तेजा ने सविता को गोद में उठाया और ले जाकर सोफे पर लिटा दिया। ये सब क्या है तेजा? सुधाकर बोले। बाबूजी, मैं और सविता भी सुजॉय और कविता को मिलाते मिलाते एक दूजे को चाहने लगे थे। सविता नहीं चाहती थी कि शादी से पहले किसी को भी सच पता चले। उसे रविंद्र का डर था, तो हमने छिपकर शादी कर ली थी। परिवार के लिए अपना फर्ज निभाते निभाते मैं पत्नी के लिए और अपने आने वाले बच्चे के लिए अपना कर्तव्य नहीं निभा पाया बाबूजी। जिस दिन सविता ने मुझे बुलाया उसी वक्त वाजपेयी हवेली में वो हत्याकांड हुआ था। मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी वैभव भैया और बेहोश बहू जी को बचाने की, और इस जिम्मेदारी ने खुद के और सविता के बारे में सोचने नहीं दिया। और जब तक इन सब कामों से फ्री हुआ, सविता दुनिया की भीड़ में खो चुकी थी और महीनों बाद खबर मिली कि रविंद्र ने उसे भी मार दिया। यहाँ मैंने विश्वास कर लिया सविता की मौत का उसी का नतीजा है कि आज मेरा बेटा अर्जुन मेरी खुद की बेटी जाह्नवी की जान लेने के लिए निकल चुका है। भगवान ना जाने अब क्या होगा। कहीं अनजाने में मेरे बेटे से वह पाप ना हो जाए जो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि वह करे। खुद की बहन की जान ना ले ले कहीं अर्जुन। तेजा दुखी होकर बोला, पर उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझे तो पहले ही अफसोस हो रहा था जब से मुझे पता चला कि जाह्नवी रविंद्र की बेटी नहीं है, और अब ये सब जानकर कि जाह्नवी तुम्हारी बेटी है, मैं उसकी जान कैसे ले सकती हूँ? अंबिका बोली तो तेजा ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारी बेटी की जान नहीं ले सकती, कभी नहीं ले सकती। तुम्हारी बेटी के लिए तो मैं अपनी जान दे सकती हूँ, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं अभी अर्जुन को फोन करती हूँ, अंबिका बोली और अपना फोन उठाकर अर्जुन को कॉल लगाने लगी। अर्जुन का फोन ऑफ है, अंबिका बोली तो सबके चेहरे पर एक दर्द आ गया और सबकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। चलो तेजा, हमें निकलना होगा। मैं ऐसा अनर्थ नहीं होने दूंगी। अब बात सिर्फ मेरे बेटे के प्यार की नहीं, तुम्हारी बेटी को जिंदगी की भी है, और अंबिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगी, कभी नहीं होने देगी। अंबिका बोली तो तेजा उठ खड़ा हुआ। पर सविता? तेजा ने परेशान होकर सविता को देखा। आप लोग जाए, इनका ख्याल हम लोग रख लेंगे। दरवाजे के पास खड़ी रिद्धिमा बोली तो अंबिका ने उसकी तरफ देखा। करण ने एक नजर सविता पर डाली। मम्मी, ये बुआ जी। करण बोला तो रमा ने गर्दन हिला दी। तेजा की वाइफ है वो, रमा बोली तो करण ने रिद्धिमा को देखा और फिर करण भी उन लोगों के साथ निकल गया। अंबिका और तेजा गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर के साथ वाली सीट पर करण था और उन लोगों के पीछे उन लोगों के आदमियों से भरी हुई कई गाड़ियां चल रही थी। सबके पास आधुनिक हथियार थे। बारिश अभी हो रही थी और अंधेरा गहरा चुका था। अंबिका ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर अपना फोन उठाकर किसी को कॉल लगाया। जी बहू जी, सामने से आवाज आए। मेरे और मेरे परिवार के सारे अकाउंट डिटेल्स आप देखते हो और इसके अलावा हमारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब भी आप ही देखते हो माथुर जी। जी बहू जी, माथुर बोले। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अभिमान वाजपेयी के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, और उन्होंने अभी हाल फिलहाल में कोई नई प्रॉपर्टी या जमीन, मकान, फ्लैट कुछ भी खरीदा है क्या? अंबिका ने पूछा। बस आधे घंटे का टाइम दीजिए, अभी बताता हूँ, माथुर बोला और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। करण और तेजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा और कैसे होगा। सबकी आंखें भरी हुई थी। करण एक तरफ इस बात से श्योर था कि अभिमान जानू को कुछ नहीं करेगा, पर अर्जुन की तरफ से उसे डर था, क्योंकि अर्जुन सच नहीं जानता था और ना ही कोई जरिया था उस तक सच पहुंचाने का। गाड़ियां सड़क पर दौड़े जा रही थी। आधे घंटे बाद माथुर का फोन अंबिका के पास आया। हाँ बताए, अंबिका ने पूछा। अभिमान सर ने एक फार्म हाउस खरीदा है। हालांकि उसके बारे में उन्होंने ना ही मुझे जानकारी दी है और ना ही आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता है। उन्होंने किसी दूसरे ब्रोकर और वकील से मिलकर इस प्रॉपर्टी की डीलिंग की थी। मुझे नहीं पता उनके दिमाग में क्या था, पर वह नहीं चाहते थे शायद कि हम लोग इसके बारे में जाने, इसलिए उन्होंने हम में से किसी को भी नहीं बताया है।
माथुर बोला, ठीक है, उस फार्म हाउस की लोकेशन मुझे भेजो जल्दी। अंबिका बोली। थोड़ी देर में उसके मोबाइल पर मैसेज आया जिसमें फार्म हाउस की लोकेशन थी। गाड़ी दूसरे हाईवे पर ले लो, अंबिका ने ड्राइवर से कहा और आंखें बंद कर ली। आंखों की कोरों से पानी की कुछ बूंदें निकल गालों पर बिखरने लगी। हे भोलेनाथ, अगर मैंने सच में आपकी पूजा की है और हमेशा सबका भला चाहा है तो ऐसा अनर्थ मत होने देना। अगर आज जाह्नवी को कुछ हो गया तो मैं खुद से भी नजर नहीं मिला पाऊंगी, अंबिका खुद से बोली। उधर फार्म हाउस पर अभिमान के कहने पर राजू ने अभिमान और उस जगह को पूरी तरीके से सिक्योरिटी दे दी गई थी। वहां कई हथियारबंद लोग खड़े हुए थे। रात के लगभग 12 बज चुके थे। सारे इंतजाम देख अभिमान कमरे में आया। दिमाग पूरी तरह से थक चुका था क्योंकि आज का दिन बहुत टेंशन वाला था और उसे आगे की भी चिंता थी। कहते हैं न इंसान दुनिया से लड़ लेता है पर जब सामने अपना कोई हो तो थक जाता है। अभिमान जो कि अकेले सबसे लड़ने और जीतने की हिम्मत रखता है, आज खुद की मां के खिलाफ खड़ा हुआ तो एक कमजोरी उसे लग रही थी। दिल और दिमाग, धर्म और अधर्म की जंग में उसने दिल और धर्म को चुना था, पर क्या उसकी जीत होगी इस बात का उसे यकीन नहीं था क्योंकि वो जानता था कि अंबिका क्या है और फिर अर्जुन और तेजा अंबिका की ताकत को 100 गुना बढ़ा देते थे। बाहर बारिश थी तो अभिमान की शर्ट बारिश से भीग चुकी थी तो उसने उतार के सोफे पर फेंक दी और कबर्ड की तरफ बढ़ा तो देखा जानू बालकनी में खड़ी हुई है। उसने अब तक वही रेड साड़ी पहन रखी थी और दुल्हन के रूप में थी। अभिमान किसी की जादू में जकड़ा जानू की तरफ बढ़ गया जो कि बाहर होती बारिश देख रही थी। मान ने जाकर पीछे से जानू को अपनी बाहों में लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका दिया। सब सही होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, अभिमान ने धीरे से उसके कानों में कहा और उसके कान को हौले से चूम लिया। एक तेज झंझनाहट जाह्नवी को महसूस हुई और उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। अभिमान के हाथ उसके खुले पेट पर थे और उसकी उंगलियां हल्के हल्के हरकत कर रही थी। जानू, तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना, अभिमान ने धीमे से कहा तो जानू ने बिना उसकी तरफ देखे गर्दन हाँ में हिला दी। अभिमान के चेहरे पर एक मुस्कान आए और उसने जानू के कंधे से साड़ी हटाई और अपने जलते होंठ वहां रख दिए। जानू के मुंह से एक आह निकली और वह पलटकर अभिमान के सीने से लग गई। जैसे ही उसे समझ आया कि अभिमान शर्ट लेस है वो झेप गई और उससे दूर जाने को हुई तो अभिमान ने उसे वापस सीने से लगा लिया। सिर्फ तुम्हारा हूं जान और मुझे यूं देखने का, छूने का और प्यार करने का हक सिर्फ तुमको है और हमेशा तुमको ही रहेगा, अभिमान ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों के बीच लेकर कहा। जानू खामोश रही पर उसके होंठ हिल रहे थे। क्या मुझे हक है तुम्हारे करीब आने और तुमको छूने का? अभिमान ने अपनी उल्टी हथेली को उसके गाल पर रब कर अपनी गहरी आंखों से जानू की आंखों में देखा जिनमें कि अब भी आंसू भरे हुए थे। जानू ने गर्दन हाँ में हिलाई तो मान ने उसके आंसुओं को उंगली से साफ किया, अपने होठों से उसकी पलकों को चूम लिया। जानू की आंखें बंद हो गई और कुछ बूंदें गालों पर बिखर गई। रोना नहीं है, सब सही होगा, अभिमान बोला। मान, हम दोनों अकेले रह गए, कोई नहीं है हमारे साथ, जानू भरी आवाज में बोली। मैं हूं तुम्हारे साथ और तुम मेरे साथ, इसके अलावा मेरे पापा, तुम्हारी मम्मी, दादी और भैया है ना हमारे साथ, अभिमान ने उसके हाथों को थामकर कहा। सब सही होगा ना मान, हम साथ रहेंगे ना, कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना, जानू ने कहा। नहीं, कभी नहीं, अभिमान ने उसके माथे को किस किया। जानू की आंखें बंद हो गई। अभिमान ने जी भर के उसके चेहरे को देखा और फिर उसके हाथ उसकी साड़ी पर आ गए। जानू ने कसकर आंखें मूंद ली। अभिमान के हाथ उसे अपने शरीर पर महसूस हुए तो उसने कसकर अपनी मुठियां भींच ली और फिर मान के हाथों पर अपनी पकड़ कस दी। मान ने उसकी हथेलियों को कसकर पकड़ा और उसके होठों को शिद्दत से चूमने लगा। जानू ने भी अपनी तरफ से समर्पण कर दिया और मान उसे शिद्दत से अपनी चाहत का एहसास कराने लगा। अभिमान के हाथ और होंठ मनमर्जी कर रहे थे और जानू बस उसे महसूस कर रही थी। एक तूफान बाहर आया था और एक उस कमरे में आया हुआ था। मान और जानू की भावनाओं का, उनके जज्बात का और उनके प्यार का तूफान। एक दूसरे में खोकर और एक दूसरे के होकर दोनों ही एक तृप्ति पा गए। अभिमान की आंखें बंद थी और उसने जानू को ब्लैंकेट में लपेट सीने से लगा लिया। आई लव यू मान, जाह्नवी धीमे से बोली। लव यू टू, अभिमान ने उसके चेहरे को छूकर कहा और फिर आंखें बंद कर ली। तारांकन 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 तारांकन। दूसरी तरफ रविंद्र लगातार जानू और मान को ढूंढ रहा था, तभी उसका फोन बज उठा। हाँ, पता चला कुछ? रविंद्र ने पूछा। जी साहब जी, आगरा ग्वालियर हाईवे पर अंदर की तरफ एक फार्म हाउस है, वहीं पर आज उन लोगों को जाते देखा गया है। शायद वह अभी वहीं पर है, सामने वाले ने कहा तो रविंद्र ने फोन तुरंत कट कर दिया और अपने ड्राइवर को गाड़ी वहां लेने के लिए कहा। तारांकन 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 तारांकन।
सुबह होने को थी और अर्जुन अभी तक जानू और मान का पता नहीं कर पाया था। उसने आंखें बंद करके सीट से सिर टिका लिया और कुछ याद करने लगा। ओह गॉड, इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया मैं। उस दिन मेरे आदमी ने बताया था कि उसने अभिमान को कच्चे रास्ते पर जाते देखा था। इसका मतलब वहां जरूर कुछ होगा, अर्जुन बोला और उसने अपने ड्राइवर को गाड़ी उस तरफ लेने का बोल दिया। अर्जुन, अंबिका और रविंद्र तीनों लोग जाह्नवी और अभिमान के फार्म हाउस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इस सबसे बेखबर मान जानू को बाहों में लिए बेफिक्र सो रहा था। सुबह के 5 बजे जब कमरे में हल्की रोशनी आई तो जानू की नींद खुली और उसने आंखें खोली तो खुद को मान की बाहों में पाया। वह मान के खुले चौड़े सीने पर सिर रख लेटी हुई थी और मान ने उसे अपनी दोनों बाहों में जकड़ा हुआ था। जानू ने कुछ देर मान को देखा और फिर धीरे से उठकर वॉशरूम चली गई। शॉवर लेकर आई तब तक अभिमान उठ चुका था और अब भी ब्लैंकेट में बैठा उसे ही देख रहा था। जानू के गीले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे जो कि मान को उसकी तरफ खींच रहे थे। कुछ पलों में अभिमान उसकी तरफ बढ़ गया और अगले ही पल उसे बाहों में उठा बाथरूम में चला गया। मान, क्या कर रहे हैं आप? हम शॉवर ले चुके हैं, जानू धीरे से बोली। कोई बात नहीं, एक बार मेरे साथ भी ले लो, मान बोला और उसने वॉशरूम का दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आए। जानू की आंखें शर्म के मारे झुकी थी तो वही मान शरारत से उसे देखे जा रहा था। जानू ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगी और अभिमान उसे बाहों में लेकर फिर से चूमने लगा। मैं न बहुत बहुत खुश हूं जान, तुमने मेरी लाइफ में आकर मेरी लाइफ की हर कमी को पूरा कर दिया। अभिमान जानू को बाहों में लेकर बेड पर लेटते हुए बोला। हम भी बहुत खुश हूं मान, बस दादा आ जाए उनसे मिलकर हम कहीं दूर चले जाएंगे, जानू ने उसके सीने पर सिर रख के कहा। तुमसे कुछ कहना था, मान हिम्मत करके बोला। क्या? जानू बोली ही थी कि तभी गोलियों की आवाज आनी शुरू हो गई। अभिमान एकदम से उठ खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक किए और कबर्ड से गन निकाल अपने हाथ में ली और जानू को देखा। तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना, मैं देखता हूं, अभिमान ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। जानू के चेहरे पर डर और दहशत के भाव आ गए और वह धीरे धीरे बाहर जाने लगी। बाहर रविंद्र पटेल और तेजा दोनों पहुंच चुके थे और राजू के लोगों के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो गई थी। वह लोग गोलियां चला रहे थे ताकि राजू के लोग वहां से हट जाएं और रविंद्र अंदर आकर जानू और मान को खत्म कर सकें। राजू की पावर भी कोई कम नहीं थी। दोनों तरफ से बराबर गोलियां चल रही थी। अर्जुन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किसको मारे और किसको ना मारे। सर, हमने तो बेकार ही मेहनत की, यह रविंद्र पटेल तो खुद ही अपनी बेटी की जान का दुश्मन बना हुआ है, अर्जुन का आदमी बोला। पर मुझे अभिमान को बचाना है, जाह्नवी को वो हमारे या हम एक ही बात है, पर मैं अभिमान को कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन सीरियस था और उसी के साथ वह राजू के आदमियों का साथ देने लगा और रविंद्र के लोगों पर गोलियां चलाने लगा। चारों तरफ गोलियों की गूंज और धुआं ही धुआं हो गया था। रविंद्र के आदमी एक एक करके घायल हो रहे थे तो उसने गोलियां चलानी बंद कर दी। हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी लड़की हमें दे दो, हम चले जाएंगे, रविंद्र बोला तो अर्जुन ने भी फायरिंग रोक दी। अर्जुन ने कुछ सोचा और फार्म हाउस के पास आया। अभिमान, बाहर आ जाओ, अब हम और खून खराबा नहीं चाहते, जाह्नवी पटेल को हमारे हवाले कर दो। अर्जुन की आवाज आई तो अभिमान बाहर निकला। जानू हॉल की विंडो से देख रही थी। तुम जाह्नवी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वह मेरी पत्नी है, अभिमान ने कहा तो रविंद्र का खून खौल उठा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वह क्या है, अम्मा जी का हुक्म है कि वो जिंदा नहीं रहनी चाहिए तो वो जिंदा नहीं बचेगी और अगर तुम बीच में आए तो मैं तुम्हें भी गोली से उड़ा दूंगा। अर्जुन ने अभिमान के सामने गन तान दी। तभी जाह्नवी दौड़कर अभिमान के सामने आ गई। आपको हमारी जान लेनी है तो हमारी जान ले लीजिए, पर प्लीज हमारे मान को कुछ मत कीजिए, जानू ने भरी आंखों से अर्जुन की तरफ देखकर कहा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और जानू को देखा जिसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था। आई एम सॉरी, अर्जुन बोला और ट्रिगर पर उंगली रख दी। उधर रविंद्र ने भी जानू पर निशान साध लिया। दोनों ने एक साथ गोली चलाई। जानू ने आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि गोली उन दोनों को लगती, अंबिका की गाड़ी आकर अर्जुन, रविंद्र और जानू के बीच में खड़ी हो गई। अम्मा जी, अर्जुन के मुंह से निकला। दादा, जानू करण को देख भरी आंखों से बोली। अंबिका ने जानू की मांग में सिंदूर देखा तो उसकी आंखें भर आई। बधाई हो समधी जी, दिया और श्रेयांश से पहले मेरे दूसरे बेटे और आपकी दूसरी बेटी ने शादी कर हमें रिश्तेदार बना दिया, अंबिका बोली तो तेजा और करण मुस्करा उठे। वही अर्जुन नासमझी से उन्हें देखने लगा। अम्मा जी, अर्जुन बोला। हाँ अर्जुन बेटा, कल रात ही ये सच सामने आया और हम भागे भागे आए ताकि तुमसे कुछ गलत न हो जाए।
ये जाह्नवी पटेल नहीं, जाह्नवी वर्मा है। ये रविंद्र की बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी बहन है, तेजा और सविता की बेटी। सालों पहले बहुत कुछ हुआ और उन्हीं में था तेजस वर्मा का अपनी पत्नी सविता और आने वाली बेटी से अलग होना। अंबिका ने कहा तो अर्जुन के साथ साथ मान और जानू भी शॉक्ड थे। तो ये है इस नाजायज का बाप। सविता को तो तभी मार दिया था, पर मेरी पागल बीवी और करण की जिद के कारण ये लड़की बच गई, पर अब इसके बाप के सामने इसकी जान लूंगा। रविंद्र एकदम से बोला और नजर बचा उसने गोली चला दी। नहीं, सबकी चीख निकल गई और जमीन में बहते पानी में खून की धार मिल गई और वो पानी लाल हो गया। तारांकन 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 तारांकन। दूसरी तरफ लखनऊ में अविनाश गोयल कांपते कदमों से उठकर अपनी अलमारी तक आया और उसने अलमारी खोलकर एक फोटो और एक कागज निकाला। माफ करना सविता, पर तुम्हारे साथ सबके अलावा एक धोखा मैंने भी किया है। एक बहुत बड़ा सच है जिससे सब अनजान है। मुझे नहीं पता जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम मुझे माफ करोगी या मुझसे नफरत करोगी, पर उस पल मैं कमजोर हो गया था और तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारी एक कीमती चीज तुमसे दूर कर दी। गोयल बोला। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने जल्दी से वह कागज और फोटो अलमारी के अंदर छुपा दिए और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पापा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अभिनव ने पूछा। जब तक मेरा बेटा मेरे साथ है मुझे कुछ कैसे हो सकता है, अविनाश बोला और अभिनव के साथ बाहर निकल गया। तो ये है इस नाजायज का बाप। सविता को तो तभी मार दिया था, पर मेरी पागल बीवी और करण की जिद के कारण ये लड़की बच गई, पर अब इसके बाप के सामने इसकी जान लूंगा। रविंद्र एकदम से बोला और नजर बचा उसने गोली चला दी। नहीं, सबकी चीख निकल गई और जमीन में बहते पानी में खून की धार मिल गई और वो पानी लाल हो गया। जाह्नवी ने घबरा कर आंखें बंद कर ली थी तो वही अभिमान एकदम से उसके सामने आ गया था। पर गोली नहीं अभिमान को लगी थी ना ही जाह्नवी को लगी थी, क्योंकि उन दोनों के सामने आकर तेजा खड़ा हो गया था और गोली तेजा कंधे को छूकर कर निकल गई थी, क्योंकि इस बीच में करण ने रविंद्र के हाथ पर एकदम से धक्का मार दिया था, जिससे उसका निशाना चूक गया था और गोली तेजा के सीने में लगने की जगह उसके कंधे को छूकर निकल गई। तेजा अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। तेजा चाचा, यह आपने क्या किया? अभिमान ने तेजा को संभालते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, बस मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों को कुछ भी हो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और खासकर तुम्हें कुछ हो। और इतने सालों बाद मैंने मेरी बेटी को पाया है, उसे कैसे कुछ होने दे सकता हूं? तेजा ने जाह्नवी की तरफ देखकर कहा, जो कि भरी आंखों के साथ उसे ही देख रही थी। इस एक दिन के अंदर इतना कुछ बदला था कि जाह्नवी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वह कैसे रिएक्ट करे। न ही वह खुशी महसूस कर पा रही थी और न ही कोई दुख हो रहा था। राजू ने तुरंत तेजा के कंधे पर कपड़ा बांध दिया और अर्जुन ने उसे आकर संभाल लिया। इससे पहले कि रविंद्र दूसरी गोली चलाता करण ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। मुझे छोड़ दो करण बेटा, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, और खासकर इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रविंद्र गुस्से से बोला। नहीं पापा, आप किसी को कुछ भी नहीं करेंगे। अपने सालों पहले बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है आपने। उस गुनाह के तले आज तक कई जिंदगियां जल रही है। अब और कोई गुनाह आपको नहीं करने दूंगा। अब आपका प्रायश्चित का समय आ गया है। अब आपको सजा भुगतनी होगी उन सब गुनाहों की जो आपने किए हैं। करण बोला। मैं किसी भी घटना को गलती नहीं मानता, गुनाह तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वह गलती नहीं थी। गलती की थी कविता ने मेरी बिना मर्जी के बिना सुजॉय वाजपेयी के साथ प्यार करके। मैंने उसकी शादी सेंगर भाई के साथ तय की थी, पर वह नहीं मानी और सुजॉय के साथ शादी करने की जिद की, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैंने उसी दिन कविता को भी मार दिया और उन लोगों को भी। रविंद्र बोला। सबने ने गुस्से से उसे देखा, और वही गलती सविता ने भी दोहरा दी। कविता ने तो बात की थी मुझसे, पर सविता उससे भी 2 कदम आगे निकली। उसने तो सीधा ब्याह कर लिया और तक खबर नहीं लगने दी। रविंद्र बोला और गुस्से से तेजा, जानू और अभिमान को देखा। और अब जब ये सब मेरी आंखों के सामने है तो मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इन्हें भी कविता, सविता और सुजॉय के पास भेजना होगा। तुम कुछ नहीं कर सकते रविंद्र पटेल, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। और एक बात, सविता जिंदा है। मानती हूं सुजॉय और कविता को तुमने मार दिया, पर तेजा और सविता का परिवार और प्यार दोनों पूरे हुए। और अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सजा मिलेगी। अंबिका बोली। और तुम्हारी यही सजा है कि आज तुम्हारा खुद का परिवार तुमसे नफरत करता है। तुम्हारी बेटी तुमसे दूर हो चुकी है, और तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी सच्चाई जानकर तुम्हें ही गलत ठहरा रहा है। इससे बड़ी सजा तुम्हारे लिए और क्या होगी? अंबिका ने कहा। बदला तो तुम्हारा भी पूरा नहीं हो पाया अंबिका। रविंद्र अंबिका से बोला।
अब मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि बदले की आग में जलकर मैं भी उसी रास्ते पर चल पड़ी थी जिस रास्ते पर तुम चले। और दुश्मनी से कभी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है और न होगा। मुझे मेरा बेटा मिल गया और बहू भी, और तेजा को उनकी पत्नी और बेटी। इस खुशी ने सारे दर्द मिटा दिए। अंबिका ने खुशी से कहा। रविंद्र ने लाल आंखों से जानू और तेजा को देखा। और हमारे तेजा की बेटी को तुम्हारे घर में शरण मिली। उसकी सांसें तुम्हारे परिवार के कारण है। उसे तुम्हारे बेटे और तुम्हारी पत्नी ने पाला, तो इसके बदले में मैं भी आज अपनी दुश्मनी को खत्म करती हूँ और माफ करती हूँ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को। पर कानून तुम्हें सजा जरूर देगा, पर आज अंबिका वाजपेयी की सजा से तुम आजाद हुए। अंबिका ने कहा। अभी अभी वहां पहुंचे रणविजय और सेंगर ने जब इस तरीके से बाजी पलटते देखी तो दबे पांव वहां से निकलने लगे। पर अब तक करण के फोन करने पर वहां पर पुलिस फोर्स आ पहुंचा था और करण के इशारे उन लोगों ने सेंगर को भी गिरफ्तार कर लिया। पर रणविजय भाग खड़ा हुआ और वैसे भी रणविजय के खिलाफ कोई केस नहीं था, तो करण उसको गिरफ्तार कर भी नहीं सकता था। तुम अपने पापा को जेल में डालोगे करण। यही दिन दिखाने के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। पहले पोस्ट बड़ा किया कि तुम अपने बाप के खिलाफ जाओ। रविंद्र गुस्से से बोला। आप मेरे पिता हो, वही ये बात सच है, और आपके लिए जो अच्छा हो सकेगा मैं करने की कोशिश करूंगा। पर मेरे पिता होने से आपके गुनाह कम नहीं हो जाते। सालों पहले आपने और सेंगर ने मिलकर कई मासूमों की जान ली थी। भले अंबिका जी ने आपको माफी दे दी, पर कानून की तरफ से माफी नहीं मिलेगी। अब हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी, और अब आपको कानून सजा देगा और अब आपको सजा भुगतनी ही होगी, तभी आपके पापों का प्रायश्चित होगा। करण बोला और उसके इशारे पर पुलिस वालों ने रविंद्र और सेंगर को गिरफ्तार कर लिया और लेकर वहां से जाने लगे। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव।